तो अभी से 1 साल पहले ऑलमोस्ट आपको पता ही है क्या हुआ था, जो टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स हैं वो साथ में आ चुकी हैं, मतलब कि एंडेवर के अंदर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई का मर्जर हो गया था। तो भाई देखो, आपके दिमाग में ये रहता होगा ना कि किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पैसे कमा के देता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर यूएफसी। तो अभी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग कॉल हुई 2024 के लिए, सबसे पहले तो इसमें कंबाइंड 52% का इंक्रीज रहा है पहले से। तो ग्रोथ तो तगड़ी वाली हुई है, और उसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार के क्वार्टर में ज़्यादा कमा के दिया है। इनका तो इंक्रीज हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई पहुंच गई $326 मिलियन पे, और यूएफसी $40 मिलियन के ऑलमोस्ट घटी है, और ये $354 मिलियन है। तो अगर आप देखो तो भाई ऑलमोस्ट बराबर का ही ये मामला है कि $354 मिलियन यूएफसी ला के दे रही है और $326 मिलियन डब्ल्यूडब्ल्यूई ला के दे रही है। तो अभी आपको वाली ऐसा लग रहा होगा ना कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई तो फिर भी छोटी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यूएफसी का जो जो उन जिस तरीके से उनका बिजनेस चलता है और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस चलता है वो बहुत अलग है, और हमेशा ही ऐसे पहली आई में यही देखा जाता है कि यूएफसी तो बहुत ही बड़ा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो भाई, आपको इस अर्निंग कॉल से पता चल जाएगा कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इंक्रीज लेके आई है टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स के लिए। अब तो फिलहाल ये अलग अलग भी चल रहे हैं, तो काइंड ऑफ इनके बीच भी ऐसा कॉम्पिटिशन सा रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा पैसे कमा के देगा या फिर यूएफसी। यूजुअली आपने देखा होगा कि या तो एक किसी एक ब्रांड का सब ब्रांड जो होता है, कोई एक की पूरी मोनोपोली होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन है नहीं। तो ये हिसाब किताब है, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको भी जनरल नॉलेज के लिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। देखो, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मस्त लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आपको पता ही है, अभी डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट, और वैसे है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड भाई, हॉल ऑफ फेमर है वो। तो ऐसे लोग बोलते नहीं, जब कोई उसके पसंद का प्रेसिडेंट नहीं जीता तो बोलता है कि ही इज़ नॉट माई प्रेसिडेंट। तो वैसे ही करके एक बंदे ने लिखा डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट माई प्रेसिडेंट, तो उस पर एक बंदे ने उस पर कॉमेंट किया, रोते रहा भाई, कुछ भी करते रहा, लेकिन प्रेसिडेंट तो वो है। पता उस बंदे ने क्या रिप्लाई किया? वो बंदा लिखता है, आई एम इंडियन। ऑब्वियसली भाई, अब कोई बंदा इंडियन है तो उसका डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे मजे ले लिया। और इस ट्वीट के ऊपर भाई आप देखो, 4 लाख के ऊपर तो लाइक्स ही हुए पड़े हैं, और 4-5 मिलियन के आसपास इंप्रेशन है। तो बस ये फनी सा लगा मुझे, तो सोचा शेयर कर देता हूँ भाई। इस समय अब डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा क्रेडिट ना ले रही है कि यार हमारा हॉल ऑफ फेमर वाला बंदा डोनाल्ड ट्रंप बना है, तो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के में भी ग्रोथ का सही से हिसाब किताब देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अच्छी यारी दोस्ती। आज एनएक्सटी भाई ईसीडब्ल्यू के जो थीम के साथ था भाई, क्या जहर चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आरवीडी जो कि रिसेंटली एनएक्सटी के शोज में आ रहे हैं, आज भी उनका रोल था भाई वेस्ली वाले मैच में, जो आके उन्होंने काम किया वो भी बड़ा सही लगा। राइनो आ चुके हैं भाई, और काफ़ी इन्होंने जो थीम के हिसाब से शो बनाया था उस पर डिलीवर भी किया है। स्पीयर गोर वैसे बोलते हैं उनका तो फिनिशर, तो वो उन्होंने आके हिट किया, उस पर भी क्या तगड़ा पॉप था। डडली बॉयज़ भी यहाँ पर थे, जहाँ पे बबर है पहले मैच में थे, और उसके बाद डी1 डडली आते हैं टेबल लेके, क्योंकि टेबल वहाँ पे थी नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिज हॉलैंड ने ट्रिक विलियम्स को पिन कर दिया, जो कि बड़ी शॉकिंग बात थी। और भाई शो का मेन इवेंट, अगर मैं सही बताऊं, अभी पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग में सबसे बढ़िया विमेंस डिवीजन में अगर कहीं काम चल रहा है तो भाई वो एनएक्सटी है। क्या मस्त 10 वुमेन टैग टीम मैच हुआ भाई यहाँ पे। जारिया, जूलिया, स्टेफनी वेक्योर और जॉर्डन ग्रेस, से सारे लोग जब एक टीम में, तो आप सोच लो किस तरीके की ये परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे, और लोगों का भी जो रिएक्शन है काफ़ी अच्छा था। आज का एनएक्सटी का शो भी ओवरऑल मुझे काफ़ी तगड़ा सा लगा भाई। मैं बता रहा हूँ ना, अभी वो जो सुपरस्टार्स हैं, भले ही वो उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं भाई, वो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और ऐसे ही फिर इसको एनएक्सटी नहीं कहा जाता। वैसे आज डायनामाइट में मैं एक्साइटेड था डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली को देखने के लिए। उनकी स्टोरी तो भाई थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आज पहली एंट्रेंस जरूर हो चुकी है हर्ट सिंडिकेट ग्रुप की, जो कि एमवीपी, बॉबी लैशली एंड शेल्टन बेंजामिन का भी है भाई। एंट्रेंस में और तो लग रहा है थोड़ा, नाम के साथ ऐसा लग रहा है ये कैसा नाम है हर्ट सिंडिकेट, क्योंकि हर्ट बिजनेस की आदत है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो नाम ट्रेडमार्क था ना। तो अब देखते हैं इनका भी आगे जो जलवा है वो फिर कैसे चलता है। ब्रॉन्सन रीड तो भाई ऐसा लग रहा है किसी एक मिशन पे निकले हैं, कि जो बंदा उनके सामने आ जाएगा उसको वो कच्चा चबा जाएंगे। यार ये ट्वीट ही देख लो, इसका कैप्शन तो इसका मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब फिर थोड़ा गड़बड़ भी कर देता है। यहाँ पे आप देखो, ये ब्रॉन्सन रीड ने सारी सुनामी जो हिट करने वाली फोटोज है वो लगाई है। और यार मंडे नाइट रॉ के दिन सुनामी डे भी था क्या? तो किसी ने ऐसा बोला था भाई, यार सुनामी डे के दिन सुनामी लगा रहे हैं ब्रॉन्सन रीड। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया हो रही है। मैं एक्साइटेड हूँ भी नेक्स्ट सेथ रॉलिंस वाले मैच के लिए। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके अंदर एक स्टिपुलेशन भी ऐड कर रही है। और सेथ रॉलिंस की बात चली रही है, तो भाई सेथ रॉलिंस की बात सुन के ना आपको मतलब अच्छा सा फील हो जाएगा। देखो, हम सब क्या चाहते हैं भाई, हम करियर में अच्छा करें, आगे ग्रोथ करें, पैसे कमाएं, अपनी मम्मी पापा को उनको उनकी लाइफ और ज़्यादा ईजी करें। तो उन्होंने सेथ रॉलिंस ने बोला कि यार देखो, मेरा तो एक ही गोल था कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बनूँ, मैं फेमस हो जाऊँ, मुझे ट्रैवल करने का मौका मिले। सिर्फ एक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके मेरे जो सारे लाइफ के पर्पस है, जो अचीवमेंट है,
मैंने कह सकता हूँ मैं सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया। और भाई जब कोई बंदा ऐसी बात बोलता है तो उसके लिए अच्छा लगता है भाई कि इतना, क्योंकि गोल्स तो सबके बड़े-बड़े होते हैं और वो अचीव हर कोई कर नहीं पाता। तो सेथ रॉलिन्स ने वो चीज़ करी, बट फिर वो उसके बाद एक और दिल छूने वाली बात बोलते हैं भाई, कहते हैं अब जब मेरी डॉटर हुई तो मुझे लगा कि यार अब तो मेरा लाइफ का नया पर्पस हो गया है, मुझे अलग तरीके से दुनिया देखने लगी और वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करें क्योंकि वो ही हैं उनके प्रोवाइडर। तो ये सेथ रॉलिन्स का कहना था अपनी लाइफ के बारे में। और बाकी उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइफ के बारे में भी उन्होंने एक अपडेट दी है तगड़ी वाली, जो कि शायद बताती है कि बहुत जल्दी सेथ रॉलिन्स का हील कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है। तो उनसे पूछा गया भाई क्या कहोगे बेबी फेस और हील के बारे में, तो वो कहते हैं यार देखो 2024 में हील होना बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। मुझे याद है आज से काफ़ी टाइम पहले ये हील वाली जब बात चलती थी ना, मतलब काफ़ी टाइम में, क्या 10 साल ही बोलूँगा, तब उस टाइम पे बेबी फेस वाला जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं लोगों को ईजी लगता था। लेकिन अब हील ईजी लग रहा है क्योंकि वो कहते हैं देखो अब तुम ऑनलाइन भी जाके देखोगे हर कोई बंदा जो है हेट ही थ्रो कर रहा है, तो वो काफ़ी ईजी होता है फिर करने के लिए। तो सेथ रॉलिन्स की बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद एक हील कैरेक्टर उनको मिल सकता है। अभी हमको पता है सीएम पंक के साथ उनकी फ्यूड होने वाली है, रेसलमेनिया में उनका मैच होगा। अभी रूमर्स के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान लो इसे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे डिसाइड कर रही है भाई किसी को कैरेक्टर नहीं देंगे, जो तुम हो, जो तुम एक दूसरे के लिए फील करते हो वही स्टोरी में तुमको दिखाना है। तो शायद यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा, बट मैं तो अभी उनके अभी वाले कैरेक्टर से भी खुश हूँ। बस वो 2019 वाले सेथ रॉलिन्स वाला कैरेक्टर मत लेके आ जाना, बाकी सब कुछ तो ठीक ही रहेगा। कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल बताया था हाँ, कि न्यू डे जो है उनके लिए एक स्पेशल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा क्योंकि उनके 10 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आपसे बोल ही रहा था कि जो 10 साल हैं उसमें बिगी भी आ सकते हैं। तो भाई पता क्या चला है, ये स्पॉइलर ही है, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस बात को बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ तो बहुत सारा कंटेंट फिल्म किया है ये 10 साल जो न्यू डे के पूरे होने वाले हैं उसकी खुशी में, उसके स्पेशल एडिशन के लिए, जहाँ पे बिगी का भी रोल होने वाला है। अब इस बिगी के रोल से मतलब ये मत समझ लेना भाई कि वो रेसलिंग वेसलिंग करने आ रहा है, इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है और वो कंफर्मेशन शायद ऐसे मिलेगा भी नहीं, वो तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ही हमको पता नहीं होगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बिल्कुल छुपा के ही रखने वाली है। तो कुछ तो है, मतलब बिगी का भी रोल हो जाएगा न्यू डे के 10 ईयर वाली चीज़ में, और ऑब्वियसली वो होना बनता भी है क्योंकि बिना बिगी के जो न्यू डे है वो पूरी हो नहीं सकती है। फिन बैलर का एक ट्वीट देखा मैंने, और पहले मैंने ट्वीट देखा तो भाई थोड़ा धक धक हुआ मुझे कि यार ये कैसा ट्वीट है फिन बैलर का। यहाँ पे उन्होंने लिखा है 10 ईयर्स 11 चैंपियनशिप्स एंड काउंटिंग, और साथ में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को टैग किया है। तो पता लगा कि भाई ये तो उनके 10 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से उन्होंने उस वजह से ट्वीट किया था, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं था। यूजुअली कभी कभी लोग ऐसा ट्वीट तब भी कर देते हैं जब वो जा रहे होते हैं, कंपनी से जाने वाले होते हैं, या फिर उनका अब निकलने का कुछ प्लान होता है। इसके नीचे जिंदर महल का वैसे एक ट्वीट आ गया, ये अपने आप में ही काफ़ी फनी है कि जिंदर ने वो 24/7 चैंपियनशिप के जो रेंज हैं उनको भी बोल लिया कि अरे ये भी डाल देंगे तो थोड़े से नंबर वगैरह और बढ़ जाएंगे। अभी कल नहीं परसों जो स्मैकडाउन होने वाली है उसमें हमको पता है सैमी ज़ेन आ रहे हैं। और भाई ये ट्वीट मुझे बड़ा सही सा लगा यार, ये इंटरेक्शन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवा दिया तो स्मैकडाउन तो पूरी ही चेंज हो जाएगी कि केविन ओवंस भी होंगे स्मैकडाउन ब्रांड में। ऑब्वियसली होने तो उनको देते नहीं, ज़बरदस्ती वो घुस के आए जाते हैं। तो सोचो अगर इनका कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो केविन ओवंस का क्या रिएक्शन होगा। वो तो बंदा वैसे ही हील बन चुका है, वो देखेगा भाई ये ऐसे लोगों के साथ फिर से जा रहा है जिसके लिए हमने पूरे रेसलमेनिया पे जंग लड़ ली थी। मेरे लिए तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच है वो ब्लड लाइन यानी ऊसोस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस का जो मैच था। तो अगर ये इंटरेक्शन भी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है तो भाई केविन ओवंस का कुछ अलग ही कैरेक्टर हो जाएगा। बहुत बोल्ड आई थिंक स्टेटमेंट में देने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबसे कोई बेस्ट टाइम है इस समय केविन ओवंस को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का तो वो इस टाइम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोडी रोड से टाइटल ले लेना चाहिए, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर इस केविन ओवंस वाले कैरेक्टर के ऊपर अच्छे से फोकस और ध्यान दिया जाए भाई तो एक सही मौके आने पर इस कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक हील टर्न होने के साथ साथ बहुत एक यूनिक हील कैरेक्टर भी है जो कि हमने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा देखा नहीं है। तो देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करेगी या फिर नहीं, उम्मीदें तो मेरी है भाई क्योंकि केविन ओवंस को कभी उतना कुछ मिलता नहीं है जितना उन्हें मिलना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक फुटेज रिलीज करी है जे ऊसो की, और ये है मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद। और भाई साहब यहाँ पे क्या रिएक्शन मिला है भाई जे ऊसो को, मैं दिमाग में ऐसा कंपैरिजन सा करने लग गया कि अगर सिर्फ इस बेसिस पर कोडी रोड्स के पास इस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप है कि भाई उनको रिएक्शन अच्छा मिलता है, उनके टी शर्ट्स अच्छी बिक रही हैं, वो बिजनेस अच्छा कमा के दे रहे हैं, उनके लिए लंबी लंबी लोग लाइनों में लगाते हैं, तो मैं बता सकता हूँ भाई इस समय वो सारा काम कोडी रोड्स से बेटर जे ऊसो कर रहे हैं। तो क्या उनके पास भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए इस रीजन के हिसाब से? क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ें देखो तो प्रोमो वो जे ऊसो का
स्टार्ट कर सकते हैं, मैच वो कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा दिमाग में सा आया मेरे। लेकिन भाई जे ऊसो ने बहुत कुछ तगड़ा किया यार। मेरे को ये देख के अजीब लग रहा है कि रोमन रेंस के सामने भाई जे ऊसो का ऑरा फील हो रहा है, और ये वो जे ऊसो है जब इसने पहली बार रोमन रेंस के साथ 2020 में शूट करी तो लगा था अरे क्या है वहीं साइड ठीक है, जे ऊसो को साइड लगा के जल्दी रोमन बड़े ओपोनेंट्स की तरफ जा। लेकिन क्या पता था भाई जे ऊसो 2024 में आके 4 सालों में इतना बड़ा बन जाएगा। ऑब्वियसली उसमें ब्लड लाइन की स्टोरी का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन उसने हर किसी को ही कॉम्प्लीमेंट किया है। अगर रोमन रेंस भी ट्राइबलशिप अपना ऐसे ब्लड लाइन चला पाए तो वो ऑब्वियसली ब्लड लाइन की वजह से ही। तो अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पे कैपिटलाइज करती है या फिर नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी तो बहुत लिमिट भी कर देगी जे ऊसो को, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग, क्या ये फाइनल मैच हो सकता है गोल्डबर्ग का, जिस 2025 के रिटायरमेंट मैच की हम बात कर रहे हैं? तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको जो भी बातें बता दो ना, उसको सिर्फ अपने मजे के लिए सुना करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके बाद ही अप्लाई होंगी जब ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, और उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइडिया कुछ ऐसा है कि ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का ही मैच होगा, जो कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हो कंपनी से, क्योंकि 2025 में अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या गोल्डबर्ग एक मैच करेंगे, 2 मैच करेंगे, 3 मैच करेंगे, या फिर सिर्फ उनका एक मैच करके जाने का ही प्लान है। तो आपको पता ही होगा 2016 में सर्वाइवर सीरीज में जब इनका मैच हुआ था कितनी ज़्यादा हाइप जनरेट करी थी इस मैच ने। तो काइंड ऑफ बिजनेस एक बिग फाइट फील या मैच बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इस आइडिया को कंसिडर कर सकती है कि 2025 में गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच, और इससे बड़ा मैच फिर मुझे लगता नहीं गोल्डबर्ग के लिए और कुछ हो सकता है लास्ट मैच की तरह। ऑब्वियसली अगर मैं सेंस बनाऊं तो फिर लग रहा है कि यार ब्रॉन ब्रेकर वाला मैच में देखना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट होगा। बट अगेन यार गोल्डबर्ग की एक चुल होती है भाई, उनको ऐसा रहता है भाई मैं नहीं हारूंगा यार, मैं तो हूँ तगड़ा बंदा। तो वो शायद ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे से हारने को अग्री हो जाए, क्योंकि उनकी नज़र में हाँ वो एक बंदा है जो उन्हें हरा सकता है। तो अगर ऐसी ईगो वीगो वाली बात भी आ रही तो शायद इस आइडिया के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला सारी चीज़ें मैटर करेंगी तब जब एक बार ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएंगे। और अब बात करते हैं फाइनली रोमन रेंस के बारे में। तो भाई देखो नेटफ्लिक्स का सीन आपको पता ही है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जा रही है, तो उसके बाद जो ज़्यादा फोकस है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर होगा। ये बात भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रोमन रेंस, कोडी रोड्स और ये जो इस बड़े बड़े लेवल के नेम है सीएम पंक, इन सबको चाहते हैं नेटफ्लिक्स वाले कि वो हमारे शो पर हो। तो अब इससे दो ही चीज़ है यहाँ पर जो रोमन रेंस के लिए 2025 में होने वाली है। पहली चीज़, रोमन रेंस एक्सक्लूसिव हो जाएंगे मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी कि आने वाले टाइम में जो 2025 में ब्लड लाइन की जो भी स्टोरी होगी या फिर रोमन रेंस का जो भी रोड टू रेसलमेनिया होगा वो होगा ऑन मंडे नाइट रॉ। और आपको इसीलिए पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी ब्रांड के लिए तो कभी स्पेसिफिक किया ही नहीं रोमन रेंस को, क्योंकि उनको पता था भाई फ्यूचर में जाके अगर हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो फिर हम रोमन रेंस को वहां पे रख सकते हैं जहां पे हमें चाहिए। या फिर दूसरी चीज जो कि आप कह सकते हो शायद हम फैंस के लिए और ज्यादा खुश होने वाली बात है, और वो ये है कि रोमन रेंस डबल ड्यूटी पुल ऑफ करेंगे जो भी उनका रोड टू रेसलमेनिया तक के लिए बिल्ड चलने वाला है। यानी कि वो मंडे नाइट रॉ पर तो आएंगे ही, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले वैसे तो उनको छोड़ने नहीं वाले, और साथ साथ स्मैकडाउन के लिए भी रोमन रेंस वहां पर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो स्मैकडाउन की एक तरीके से पूरा जी दिल धड़कन जान है। इवन अब तो मंडे नाइट रॉ की भी है, जब वहां पे कुछ ब्लड लाइन से रिलेटेड होता है तो रॉ में फिर उसके अलावा लगता नहीं कि और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड लाइन से ज़्यादा। तो ये रोमन रेंस का कुछ पाथ रहने वाला है। अभी मैं तो भाई डबल ड्यूटी वाली ही चीज़ के साथ जाऊंगा, क्योंकि फिर वो सही भी लगेगा कि रॉ के बाद स्मैकडाउन में, स्मैकडाउन के बाद रॉ में। बस ये है रोमन रेंस को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, लेकिन फिर चला है भाई बंदा आराम से रेसलमेनिया के बाद ब्रेक ले सकता है 3-4 महीने का, उसमें भी हमको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक पहले तो रहो जिंदगी के मजे।